हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं। हम पीजीटी 2016 का पेपर हल कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम 50 प्रश्नों को देख लिए थे। दोस्तों, आज हम चलेंगे 51 नंबर प्रश्न से। 50 नंबर का प्रश्न आप यदि नहीं देख पाए हों तो पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपसे गुजारिश करूंगी। फिर आप आइए हमारे साथ। चलिए 51 नंबर के प्रश्न को देखिए। पहला ही प्रश्न दोस्तों कूट वाला है। कूट का प्रश्न थोड़ा सा संभल के देना होता है। कूट के प्रश्न को देने के लिए आप जब गहन अध्ययन किताबों का करेंगे तो बहुत अच्छे से दे पाएंगे। देखिए 51 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इतिहास और वर्तमान की पारस्परिकता में प्रसाद के नाटक अताता कील अतीतकालीन उत्कर्ष का दर्शन है। इसलिए इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़कर एक बार फिर से देखते हैं। इसलिए इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ कर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता को भ्रमित किया है। क्या किया है? भ्रमित किया है। तो ये जो है कि क्या है, तो ये देख रहे हैं इतिहास और वर्तमान की पारस्परिकता में प्रसाद के नाटक अतीतकालीन उत्कर्ष का दर्शन है। ये तो बात बिल्कुल सही है। अब आप जब नीचे पढ़ रहे हैं तो उनके जो है कि नाटक में क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने का आरोप लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ए जो है कि ए सही है और आर गलत है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो है कि 52 नंबर के प्रश्न पे। 52 नंबर का भी प्रश्न दोस्तों आप देखेंगे कूट वाला ही, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कायिक अभिनय द्वारा अवस्था की अनुकृति की नाटक है। अनुकृति को नाटक कहते हैं। तो तर्क है भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित अनुभाव विधान इसकी पुष्टि करता है। ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। और कायिक अभिनय द्वारा अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं, बिल्कुल नहीं। जो है कि नाटक के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिए। जब तक वो सारी चीज़ें नहीं होंगी बस कायिक से हो जाएगा। शारीरिक अभिनय आप कर देंगे और ढोल मजीरा और उसके हिसाब से एक्टिंग आप नहीं करेंगे तो क्या वो नाटक होगा? नहीं होगा। ध्यान दीजिए। अभिनय देखिए, कायिक अभिनय द्वारा अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं, वाक्य बिल्कुल गलत है। क्योंकि नाटक कायिक वाचिक तथा आहार्य अभिनय से युक्त होता है। अब आप देख पा रहे हैं कायिक के साथ वाचिक होता है, अभिनय होता है, उसके साथ युक्त होता है तो उसे नाटक कहते हैं। और तर्क है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित अनुभाव विधान इसका पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, इसका मतलब दोनों गलत है। अब आप देखेंगे एक पैसेज आ रहा है आपके स्क्रीन पे, जिसे आप ध्यान से एक बार फटी जो है कि जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, फिर उसका आंसर दीजिए। और परीक्षा में पैसेज को करते समय आप बहुत ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले पैसेज के प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपको पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं। उसके बाद जब आप पांचों जो भी जितने भी प्रश्न दिए हों प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर आप पैसेज को पढ़िए, फिर उस जो है कि इंडिकेट करिए कि प्रश्न क्या क्या पूछ रहा था, तो प्रश्न जो है कि जल्दी समझ में आ जाता है उसका आंसर। चलिए, जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता के प्रतीत का विसर्जन करता है वह आवश्यक एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना का ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। तुलसी और सूर ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने वह कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता है। कविता केवल पशुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं है दिखाती, प्रत्युत्तर कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित सरल रमणी के मुखमंडल आदि के सौंदर्य मन में लाती है, उसी मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है। जिस प्रकार वह सौ को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालों के विभत्स व्यापार का उलझन दिखाती है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसक वृत्ति और दुष्टों की ईर्षा आदि को भी कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उनका भी सौंदर्य रूप कविता ढूंढा करती है, जो है कि ढूंढ कर दिखाती है। आइए प्रश्न को देखिए। सबसे पहले देखते हैं 52 नंबर के प्रश्न आपने देख लिया और आप पढ़ लिए पूरे पैसेज को हमारे साथ। अब देखिए 53 नंबर के प्रश्न को। दिव्य विभूति क्या है? तो दिव्य विभूति वही है ना जिसमें परम सत्ता के साथ ताकत तदाकार होने का मंगलानुभव होता है। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को पढ़ लेंगे। पहला ऑप्शन दिया है कि परम सत्ता के साथ तदात्कार होने का मंगलानुभव, विलास की सामग्री, मन का अनुरंजन, सौंदर्य प्रेरित काम वासना। तो इसका होगा परम सत्ता के साथ तदाकार होने का
मंगलानुभव। ए नंबर सही होगा। अब देखिए 54 नंबर का जो है कि प्रश्न है, कवि की दृष्टि में सौंदर्य क्या है? तो ये क्या है? लोक मंगल के पुरुष कठोर उदार कर्म में है। मतलब ये थोड़ी ना कि सिर्फ आप अच्छा लिखेंगे, आपने भी पैसेज में पढ़ा था सारी चीज़ें कविता के अंदर आएंगी। तो कवि की दृष्टि में सौंदर्य क्या है? तो मन की वृत्ति में, हिंसा की कुरूपता में, लोक मंगल की पुरुष कठोर कठोर उदार कर्म में, और डी है रूप मैं जगत में। तो किसमें होगा? सी नंबर, लोक मंगल के पुरुष कठोर उदार में। ध्यान दीजिए। अब है 55 नंबर का प्रश्न, सौंदर्य भावना में तल्लीन मनुष्य क्या करता है? ए नंबर देखिए, मनोरंजन करता है, अहम का विसर्जन करता है, सुख प्राप्त करता है, कि निर्वैयक्तिकता की स्थिति में अंतरस्थ सत्ता से तदात्कार करता है? डी नंबर। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। उपासना में भक्त क्या अनुभव करता है? ए पृथक सत्ता की प्रतीत, बी पृथक सत्ता की प्रतीत का विसर्जन, सी सुख का अनुभव, डी मुक्ति या कैवल्य का अनुभव। तो आप देखे होंगे, आपने पैसेज पढ़ा, तो ये पृथक सत्ता की प्रतीति करता है। बी नंबर। हिंसा और क्रोध में सौंदर्य कैसे होता है? तो ए हृदय के मर्म स्थलों के स्पर्श के कारण, बी कुरूप प्रवृत्तियों का मनुष्य में प्रभाव पड़ने के कारण, सी कवि द्वारा सौंदर्य चित्रण के प्रभाव से, डी आसुरी शक्तियों के दमन से। तो आपने देखा, इसका होगा डी नंबर। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशवदास। केशवदास की कुछ प्रमुख जो है कि रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। हम पूरा ऑप्शन पढ़ देते हैं एक बार। ए नंबर सुंदरदास, बी महाराजा बीरबल, सी नरोत्तम दास, डी केशवदास। तो विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? केशवदास। चलिए आप देखते हैं 59 नंबर का प्रश्न, फटाफट प्रश्न करेंगे। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? तो ए शांत भाव की, बी माधुर्य भाव की, सी संख्य भाव की, डी दास्य भाव की। तो किसकी थी? माधुर्य भाव की, बी नंबर। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिनके काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपण कवियों में की जाती है? तो आप देख रहे हैं, ए नंबर है कुलपति मिश्र, बी है देव, सी है मतीराम, डी है चिंतामणि। तो कौन है जिनकी गणना नहीं की जाती है? तो आप देख पाएंगे, तो ये है मतीराम। ठीक है, मतीराम ऐसे कवि हैं जिनकी गणना सर्वांग निरूपण में नहीं की जाती, जबकि कुलपति मिश्र, देव, चिंतामणि सर्वांग निरूपण कवि हैं। अब 61 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युग काव्य की नहीं है? तो ये देख रहे हैं, नहीं वाला प्रश्न ज़्यादा आ रहा है। इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो है मात्रात्मक त्रुटियाँ थी, सबको सही की उसको प्रतिष्ठित किए थे। और स्वानुभूति की प्रत्यक्ष अभिवृत्ति ए नहीं है, डी नंबर जो है द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। जिन अब 62 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपट कंटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? ए रसलीन का, बी ग्वाल कवि का, सी बिहारी का, डी भिखारी दास का। तो आप दोहे को ही पकड़ लिए होंगे तुरंत, ये जो है दोहा बिहारी जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे भारतेंदु जी से जितने प्रश्न बनते बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जो है कि देखिए, नहीं है पूछा है, तो ए नंबर प्रेम योगिनी, बी विशस्य विस्मौषधम, सी चंद्रावली, डी पाखंड विडंबन। तो ये पाखंड विडंबन क्या है? नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 64 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य की विशेषता नहीं है? तो ए नंबर गीतात्मकता, बी नंबर कोमलकांत पदावली, सी नंबर वस्तु व्यापार, और डी नंबर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। तो ये क्या होगा? सी, ये जो है कि गीत काव्य की विशेषता नहीं है। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को ध्यान देने की जरूरत है, नहीं असत्य। ठीक है,
ए नंबर छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। बी अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता है। सी छायावाद प्रेम सौंदर्य और यौवन की कविता है। डी छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया। तो आप देख पा रहे होंगे बी जो है अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली से प्रधानता छायावाद की प्रमुख विशेषता ये नहीं है। ठीक है, बाकी अब विशेषता अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पर सब दिया हुआ है। 66 नंबर का प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा अलंकार छंद शब्द और भाव के सामंजस्य रूप पर विचार व्यक्त किए हैं? तो युगांत में ए नंबर युगांत, बी नंबर लोकायतन, सी नंबर वीड़ा, डी नंबर पल्लव। तो इसका क्या आंसर होगा? पल्लव। पल्लव जो है कि काव्य ग्रंथ की भूमिका सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा अलंकार छंद शब्द और भाव के सामंजस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। पल्लव की भूमिका छायावाद की मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। 67 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? तो ए नंबर संशय की एक रात, बी रश्मिरथी, सी विष्णुप्रिया, डी कनुप्रिया। तो ये आप सभी जानते हैं संशय की एक रात में जो है मैथिली शरण गुप्त नरेश मेहता द्वारा रचित यह रचना है जिसमें इसके नायक राम हैं। ठीक है, राम के जीवन पे लिखा गया है। रश्मिरथी आप देखेंगे दिनकर का है और कनुप्रिया है मैथिली शरण गुप्त का। आगे चलिए, चलते हैं जो है कि नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 68 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे छोटा प्रश्न है, आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ये देखिए, ठेले पर हिमालय और 7 गीत वर्ष, अंधा युग, ये आत्मजयी जो है ये किसकी रचना है? ये कुंवर नारायण की। तो बी नंबर सही होगा। निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए नंबर कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव, बी नंबर अभाव की तीव्र एवं मर्मांतर व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई, सी नंबर कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, डी नंबर अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित होती हैं। आप देख रहे हैं आप तो निराला जी से ये प्रश्न है, तो सी आप देख रहे हैं आध्यात्मिकता और रहस्यवादी, तो निराला तो रहस्यवादी थे नहीं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए आप, तो ये इनका जो है कि सी नंबर गलत है, बाकी सब सही है। सॉरी दोस्तों, एक बार आप फिर से पढ़िए प्रश्न को। निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये है सी, कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, इनकी कविता में होते हैं। जैसे राम की शक्ति पूजा आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। अब देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के स्थापक कौन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल। अब ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, ये प्रश्न बहुत ईजी है। अब आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सब द्विवेदी लगा हुआ है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। लोकमंगल की साधना अवस्था के जो है कि आचार्य तो यही हैं, इनकी आप निबंध पढ़े होंगे। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? ये भी प्रश्न बहुत बार आता है, रिपीटेड प्रश्न होता है दोस्तों। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था। ठीक है, और सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। देखिए 72 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ये आप देखिए, ए नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा और डी जयशंकर प्रसाद। तो किसकी है? निराला की। और निराला जी कहाँ कहे थे? सरोज स्मृति में, जब उनकी बेटी का देहांत हो गया था और वो उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए थे, तो वही बोले, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब 73 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दशरथ सूत लोक बखाना, राम नाम का मनज न जाना, पंक्ति किसकी है? तो बहुत बार पूछी गई, कबीर की है। यहाँ पे राम शब्द देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पंक्ति कबीरदास जी की है। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो ये थे निर्गुण सगुण धारा का जो है कृष्ण भक्ति, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण धारा राम भक्ति शाखा। तो आप सभी जानते हैं निर्गुण धारा के ये कवि थे रैदास, और जो है कि इनमें कुछ और कवि थे इनके अतिरिक्त निर्गुण धारा में, जैसे कबीर हुए, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना, सेन, ये सारे कवि निर्गुण धारा के और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। और जो है कि निर्गुण धारा के कवि थे। प्रेमाश्रयी शाखा के, जब निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि जायसी हैं। ठीक है,
75 नंबर का आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहन जासी की नहीं है। नहीं शब्द को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है केबीएस में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, पद्मावत भी है, नागमती बिरह नहीं है मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है। और ये जो है कि जायसी की नागमती बिरह, ये जो इनकी रचना है, ये बिरह स्पेशल अलग से नहीं है, ठीक है। और जायसी की रचना आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एक खंड है। पद्मावत क्या है, उसी का एक नागमती का खंड है, ठीक। अब आपसे ये प्रश्न तो विवादित हो सकता है, थोड़ा सा जब आप ध्यान देंगे। नागमती बिरह जायसी की रचना नहीं है, अपितु यहाँ पद्मावत का एक खंड है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिए। अखरावट, आखिरी कलाम और जायसी की पद्मावत जैसी की रचनाएं हैं, ये उसी का एक पार्ट है, ठीक। अगर ये आएगा और कोई रचना नहीं होगी और कवियों की होगी तो यही सही माना जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास की रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी, तो सब जानते हैं 12 मानी है। और चार देखेंगे तो जो है कि जब वहाँ पे आप आदिकाल पढ़ेंगे तो ये सारी रचनाएं आप समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। 12 रचनाएं आप याद कर लीजिएगा। पहली है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, दिनय पत्रिका, भैरवी रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला, नेछु, रामाज्ञा, प्रश्नावली। 77 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, ध्यान दीजिए आप। जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, जो है कि संगत है। यहाँ पे आपसे पूछा रहा है संगत, तो हेमकृति माखनलाल चतुर्वेदी की है, इसका मतलब ये गलत है। वैदेही बनवास आप जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का, ये भी नहीं है। अब आप यहाँ पे फटाक से देखने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए आप कि क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए आप देख पा रहे होंगे जो पथिक है, ये यहाँ पे सॉरी, यहाँ वैदेही बनवास माखनलाल चतुर्वेदी की जो है कि नहीं है, हिमकृति उनकी है। अवधो शतक जो है ये अयोध्या सिंह जो है कि हरियोध की भी नहीं है। और डी नंबर ये पथिक रामनरेश त्रिपाठी की है। तो मतलब ये तीनों गलत हैं, ये डी सही है, ठीक है। अब आप देख लीजिए वैदेही बनवास, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ध्यान दीजिए 1 मिनट, यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए पथिक रामनरेश त्रिपाठी के है, हिमकृति माखनलाल चतुर्वेदी के है, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, वैदेही बनवास हरियोध जी का है, ठीक है। 78 नंबर का देख लीजिए। विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है। देख रहे हैं बहुत सारे प्रश्न असंगत कैसे जो है केबीएस जो है कि पेपर पूछता है, आप ध्यान दीजिए। पहला है ए नंबर, उत्पादक निर्माता द्वारा विज्ञापन के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञापन में क्या जाएगा और उसको कितना लाभ होगा। विज्ञापन द्वारा, बी नंबर है, विज्ञापन द्वारा उत्पादक का प्रचार प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता को ध्यान आकर्षित किया जा सके। और सी नंबर, उत्पादक की खूबियों को आम उपभोक्ताओं तथा निःशुल्क पहुंचाना। और जो है कि डी नंबर है, वर्गीकृत उपभोक्ता के अनुसार विक्रय के लक्ष्यों को निर्धारित करना। आपसे पूछ रहा है विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा असंगत है, तो यही असंगत है। देख रहे हैं उत्पादक की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना, कभी खूबी पहुंचाएंगे तो वो सामान बिकेगी, बिल्कुल नहीं बिकेगी। आगे चलते हैं। 79 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब यहाँ पे भी आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म संगत है। यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे अब संगत पूछा जा रहा है। हिंदी साहित्य की भूमिका तो सबको पता है किसकी है, और आप ध्यान देंगे तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद का जो है। और हिंदी काव्यधारा नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, युग्म संगत पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिए। तो इसका क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। बाकी पहला वाला आपने देखा हिंदी साहित्य की भूमिका, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। और हिंदी काव्यधारा आप देख रहे हैं राहुल संकीर्त्यायन का, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का है। 80 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अब आप फटाक से इसका उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद। तो ये दूसरा इतिहास किसका है, ये आपको सभी को पता होगा, बच्चन सिंह का है। यही क्या है, सही है। असंगत आपसे पूछा है, फटाक से आगे चलते हैं। 81 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, तो ग्राम्य। अब यहाँ पे देख रहे हैं कई प्रश्न संगत पूछ रहा है। ग्राम्य सुमित्रानंदन पंत, दीपशिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रलय की छाया महादेवी वर्मा, कुकुरमुत्ता जयशंकर, तीनों गलत हैं, ए नंबर सही है, ठीक है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है,
यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, व्यंजन संधि पूछ रहा है आपसे। तो परमाणु, परमधन, अणु और कारावास, और देख रहे हैं ये, और एक शरणार्थी तत्लीन। तो व्यंजन संधि पूछ रहा है तत्धन लीन तल्लीन। आगे चलिए, कहानी लेख में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? तो यथासंभव तुक और लय का ध्यान, भाषा शैली की प्रस्तुति का मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णात्मक और संवाद। संवाद होगा, भाषा शैली होगी, और तुक नहीं होता। क्या कविता है, कहानी, इसमें तुकबंदी होगी। ध्यान दीजिए, 84 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? फिर यहाँ पे असंगत आपसे पूछा जा रहा है। तो सन्यासी इलाचंद जोशी का है, बसंती, इनकी कहानी है दिल्ली शहर के ऊपर, और ये कहानी बहुत अच्छी है, आप इन्हें पढ़िए। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है, और चित्रलेखा भगवती प्रचार वाजपेयी का नहीं है, ये भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है, डी नंबर इसका सही होगा। अब आप देखिए 85 नंबर, शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की उक्त परिभाषा किस आचार्य की है? तो आचार्य भामह की है, आप सभी जानते हैं। आप चलिए आगे चलते हैं, 86 नंबर के प्रश्न को देखिए फटाक से। देखिए, जिन शब्दों के एक से अधिक वाचार्थ हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये होते अनेकार्थी, इनके अनेक अर्थ होते हैं। और अब बाकी आप अन्य शब्दों को भी ध्यान देंगे। 87 नंबर का प्रश्न है, अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है? वक्रोक्ति, विप्सा, श्लेष, अप्रस्तुत। तो यहाँ पे आप देखेंगे अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो अर्थालंकार में कौन सा है, देख रहे हैं, पूछ रहा है निम्नलिखित में अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है? यहाँ पे यदि आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे इन सब प्रश्नों को। ये है जो है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से आप ध्यान दीजिए, निम्नलिखित, एक मिनट, हाँ ध्यान दीजिए, ये 88 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? मात्रिक छंद। तो ये सभी जानते हैं, मात्रिक छंद में ये मंद्रा कांत्रा नहीं आता ना, वार्णिक छंद है। तो बाकी हरि गीतिका, दोहा, रोला, इन सबको आप याद रखिए। मंद्रा कांत्रा की 17 मात्राएं होती हैं, 13-11 पे जो है कि रोला में 24 मात्राएं होती, रोला की 24 कला। ये ट्रिक है। आगे चलते हैं, 89 नंबर का प्रश्न है, दृश्य तथा साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? तो ये नाटक का क्या है? कहानी का, कविता का, उपन्यास का, नाटक का? तो नाटक का वैशिष्ट्य है। ठीक है, विधा, दृश्य, नाटक क्या करते हैं? जब आप देखते हैं तभी ना आपको समझ में आता है। इतिहास प्रश्न ही आप पढ़ लीजिए, दृश्य तत्व साहित्य की विधा किस विधा का अनिवार्य है? तो दृश्य नाटक का है। अब नेक्स्ट जो है कि काव्य शास्त्र प्रश्न है, काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुणा की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? आचार्य वामन की, आचार्य जो है कि पंडित जगन्नाथ की, आचार्य भामा की, सॉरी एक बार फिर से देखिए, आचार्य भामा की, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ की, आचार्य वामन की, आचार्य आनंदवर्धन की। तो किसकी है? वामन की। ठीक है, आगे चलिए, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो क्या है पदबंध? क्या है? तुम बहुत क्या हो? तुम बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छे, ये क्या है? पदबंध है। पदबंध को आप ध्यान दीजिए, पदबंध से भी प्रश्न बनता है। आगे चलते हैं, 92 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आप ध्यान दीजिए। जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार है? तो आप सबको पता है, तो निदर्शना है, विभावना है, असंगति है, विशेष संयुक्त है, तो विभावना है। ठीक है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिन नाना। 93 नंबर का प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की, शमशेर बहादुर सिंह की, कन्हैयालाल मिश्र की, गिरिजा कुमार माथुर की। तो भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, आप ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। कमल के फूल, गीत फरोश, वाणी की दिन, तार टूटने का सुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। तो ये गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी दोनों यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा के विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। नई कविता में नए भावबोध को अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य को दृष्टि करती है। तो क्या है नई कविता? वादों के प्रति प्रतिबद्ध है? ऐसा कुछ नहीं है। और आप जो है कि तार सप्तक पढ़े होंगे ना, समझ पा रहे होंगे। आगे चलिए, 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो ये सांध्य गीत
और गीत गुंज, स्वर्णधूलि और निशीथ। आप बहुत अच्छे से जब ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे कौन कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है और कौन सी नहीं है। अब आप जान रहे हैं है वाली तो आप अच्छे से कर लेंगे। ये दो शांत गीत इन्हीं के है, महादेवी वर्मा की है। अब आप देखिए, निशीथ है राम कुमार वर्मा की, गीत गुंज निराला की है, स्वर्णधूलि सुमित्रानंदन पंत की है। ये देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 96 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो ध्यान दीजिए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो